Assalamu alaikum. After pharmacist Mariam is back here with another video lecture on organizing. Organizing is the chapter 2 of pharmaceutical management and marketing. This lecture will be from the pharmaceutical and management and marketing book by Nadeem Irfan, chapter 4. So let's start this lecture without any delay. But before starting this lecture, I will request you to kindly subscribe to my channel, After Pharmacist Mariam, for such an amazing and pharmacy related lectures and content material for your studies. So without any delay, let's start organizing. So what is organizing? In this lecture, we will be studying about the structuring an organization, departmentalization of an organization, and span of management. So, what is organization? Organizing is the next management function after planning. जब हम एक चीज को प्लान कर ले तो जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है उसकी organizing. It implies an intentional structure of roles and position of the personnel in an organization for achieving coordinated functions. The activities of all personnel in an organization must be coordinated so that they can work efficiently, smoothly in a group in an organized way to meet the organizational objectives. They have to work together. They would be having specified role and position, and at the end वो क्या करेंगे? They will achieve a organizational objective. उस organization का जो objective होगा end पर वो उसको attain करेंगे via their organization or organizing capacity. To accomplish coordinated, an organization is divided into small sections or unit. In every section, the personal roles are specified, responsibilities are assigned to workers and authorities to an individual delegate. मतलब हम क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल लोगों को हम उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके जो रोल हैं वो डिफाइन करके बता देते हैं इन एन ऑर्गेनाइजिंग, और जाकर फिर हम उनको बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या रोल प्ले करना है और उन्होंने उस रोल से स्टिक रहना है. स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आ जाता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, कौन लोग क्या क्या काम करेंगे, क्लस्टरिंग ऑफ द एक्टिविटीज, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको हमने कैसे क्लस्टर करना है और उससे कैसे हमने कॉमन गोल हासिल करने हैं. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड प्रोविजन ऑफ कोऑर्डिनेशन. अब हम यहाँ पे इन पांचों को डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव. तब एक्चुअली जो पर्पस होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो यही होता है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के थ्रू एक वेल स्ट्रक्चर्ड रोल एंड प्ले करें और एक अथॉरिटी रिलेशनशिप कायम करें बिटवीन द पर्सनल एंड वर्कर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. दस क्या होता है कि जो अनॉटमी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करती है फाउंडेशन जिसके बेसिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है. डिजाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग. एस्टैब्लिशिंग और ऑब्जेक्टिव. एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है? द ऑर्गेनाइजेशंस overall objective and predetermined during planning process. These objectives are classified as short term, long term and mid term objectives. इनको हम क्या करते हैं? इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन डिवाइड कर देते हैं. कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारा शॉर्ट टर्म है जो हमने अभी अचीव करना है विद इन, फॉर एग्जाम्पल 1 वीक या 1 मंथ. मिड टर्म हो जाते हैं जो हमने अचीव करना है फॉर एग्जाम्पल 2 वीक्स में या विद इन 2 मंथ्स हमने अचीव करना है. और लॉन्ग टर्म जो हमने ईयर वाइज ऑब्जेक्टिव अपने वेल डिफाइंड किए हैं कि हमने अपनी जो है वो जीएमपी बेहतर करनी है और या फिर हमने आईएसओ सर्टिफिकेशन लेनी है. इस तरह की हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे. द एक्टिविटीज, प्रोसीजर, द पर्सनल एंड द इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑन ऑर्गेनाइजेशन. एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो उसके लिए पर्सनल इक्विपमेंट्स और प्रोसीजर और एक्टिविटीज, प्रॉपर एसओपीज की जरूरत बहुत ज्यादा होती है. देन कम्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज. हम क्या करना है कि कौन क्या क्या काम करेगा उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ऑल नेसेसरीज एक्टिविटीज नेसेसरी टू अकम्प्लिश और कंप्लीट predetermined objective must be identified. Identification of all activities means to accomplish them in necessary for achieving objectives. The identification activities and tasks defined is the job of individuals of an organizational or a unit. The specification of tasks and activities associated with a particular job is called as job designing. हम हर पर्सन की क्या करेंगे?
आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, और देन हम उनको एक जॉब डिजाइन करके देंगे कि उन्होंने क्या पार्टिकुलर जॉब, क्या पार्टिकुलर टास्क जो है वो कंप्लीट करना है. The way the jobs are configured or designed influence the employee's motivation to the perform well. और जब उनको एक टास्क मिल जाएगा तो उनको पता होगा कि उन्होंने ये काम करना है, एंड दे विल परफॉर्म बेटर. देन कम्स द क्लस्टरिंग ऑफ द एक्टिविटीज. हम क्लस्टरिंग ऑफ द एक्टिविटीज कैसे करते हैं, या हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे करते हैं. तो हम इस तरह करते हैं: एफिशिएंट एंड स्मूथ वर्किंग, cost effectively required grouping and arranging of allied activities into units to facilitate the completing of any objective. For example, the number of group या branch और division in an organization depend करता है कि उन सब की क्या क्या diversity of services होंगी, और वो personal और उनकी resources कब available है और कैसे available है. The identified activities may be more than the division or section of an organization due to the cost consideration. और हम उस क्लस्टरिंग ऑफ द एक्टिविटीज में हम उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखेंगे कि हम कम से कम कॉस्ट पर उन पर्सनल से मैक्सिमम, या उन इक्विपमेंट से मैक्सिमम जो है वो आउटपुट रिसीव करें. मोस्टली क्या होता है, द एक्टिविटीज विद मोर और लेस सेम नेचर की होती हैं, उनको मर्ज कर लेते हैं और एक डिपार्टमेंट बना देते हैं. फॉर एग्जांपल, एक हमारा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, एक हमारा डिपार्टमेंट है क्वालिटी कंट्रोल का. उसमें हमने क्या किया, पर्सनल्स को हमने क्या किया, एक्टिविटीज डिवाइड करके दे दी, उनको अपना अपना टास्क डिफाइन करके दे दिया, और एंड पे क्या हुआ, उन सब का क्लस्टर बना दिया और एक डिपार्टमेंट बना दिया. अब वो डिपार्टमेंट उस काम के लिए स्पेसिफाइड होगा. डिपार्टमेंटलाइजेशन विल बी फर्दर एलेबोरेटेड इन दिस सेक्शन. फॉर एग्जांपल, डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी. हम डेलीगेशन फॉर द अथॉरिटी कैसे करेंगे? ईच ग्रुप ऑफ activities is designed to a head or a manager with efficient authority necessary to supervise it. Authority is the power to make decision, and motive force that a head uses to make subordinate act in the manner directed. और उनका एक मैनेजर हेड बना देंगे उस डिपार्टमेंट का, और वो पर्सन जो होगी वो उसके पावर होगी कि वो तमाम लोगों को, या तमाम इक्विपमेंट को, या उस तमाम डिपार्टमेंट को वो क्या करे, कंट्रोल करे. द मैनेजर of a division will manage to carry out all the division activities after delegation of authority. A head assigned the responsibilities to subordinate to undertake necessary assigned activities to do their best of their abilities. और वो कहेगा कि आपने अपनी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज में आपने काम करना है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको आपने अचीव करने में हेल्प आउट करना है. देन कम्स द प्रोविजन ऑफ कोऑर्डिनेशन. आपने देखना है, आपने नोट करना है कि हम जो डिपार्टमेंट बना रहे हैं, क्या वो डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेटेड है, क्या उस हर डिपार्टमेंट के पर्सनल जो है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, और वो एक वेल मैनर्ड और वेल डिफाइंड काम प्ले कर रहे हैं. सो प्रोविजन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज trying tying in the group tying the group together horizontally and vertically through authority relationship and information flows. ये हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आगे डिटेल में पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेशन इज अचीविंग हार्मनी अमंग द इंडिविजुअल एफर्ट और एक्टिविटीज ऑफ सब यूनिट्स ऑफ अ डिपार्टमेंट टुवर्ड द कंप्लीटिंग ऑफ अ ग्रुप गोल. और हम हर पर्सनल की क्या क्या उसने सब यूनिट्स के साथ उसकी क्या क्या टास्क है, उसके क्या क्या ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स, और कौन पर्सनल किसको जो है वो आंसरेबल है. फॉर एग्जांपल, मैं एक इंडस्ट्री बनाती हूँ, इंडस्ट्री में मैं क्या करती हूँ, हमारी प्रोडक्शन हो रही है, उस प्रोडक्शन की फॉर्मुलेशन में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होगा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मुख्तलिफ पर्सनल होंगे. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे बायोलॉजिकल असिस्टेंट होंगे, हमारे फार्मासिस्ट होगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा, उनका काम क्वालिटी कंट्रोल के साथ होगा. ठीक है. और उनका काम क्लिनिकल सेटअप की जो रिसर्च करने वाले फिजिशियंस होंगे उनके साथ होगा. तो वो क्या होगा, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ही सेक्शन में हमने डिफरेंट सब यूनिट्स बनाए हुए हैं. अब उस R&D का जो हेड होगा, जो मैनेजर होगा, वो उन तमाम चीजों को क्या कर रहा होगा, डील कर रहा होगा, उन तमाम से कोऑर्डिनेट कर रहा होगा. Coordination is attained by settling the differences of the personal approach, timing, effect, or interest, and by harmonization of the goal. यानी हम उन तमाम goals को मिलाएंगे to contribute to organization goal. Coordinated can be achieved by leading and communication. और उन सब में एक लीडर होगा और वो आपस में कम्युनिकेट करेगा टू गेन दैट ऑब्जेक्टिव. यहाँ पर एक इन्होंने जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन दी स्ट्रक्चरिंग एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन शो किया हुआ. फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव डिफाइन हुआ. ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल था हमारा
आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी कर दी उस ऑब्जेक्टिव डिफाइन के बाद। फिर हमने प्लानिंग अपनी बनाई कि हमारी क्या प्लानिंग होगी उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, हमारी क्या क्या पॉलिसीज होंगी। फिर हम उसको एक्टिविटी को क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट लोगों में और उनको ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए दे देंगे, हम हर पर्सन को उसकी इंडिविजुअलाइज ड्यूटी जो है वो बता देंगे। फिर हम क्या करेंगे, डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी करेंगे, किसी एक पर्सन को उस फंक्शन का अथॉरिटी दे देंगे, उसको उसका मैनेजर बना देंगे और वो उसकी प्रोविजन एंड कोऑर्डिनेशन करेगा। तो इसमें स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में। आगे आ जाता है हमारा क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्ट्रक्चर करें टू गेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो इन द स्ट्रक्चरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन उसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर और एक होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अब इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज ऑर्गेनोग्राम। हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ऑर्गेनोग्राम। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक दूसरा नाम क्या है, ऑर्गेनोग्राम। Is a formal pattern of interaction and coordination designed by management to link the task of individual and group in achieving the goals। इस ऑर्गेनोग्राम में क्या होता है, ये फॉर्मल पैटर्न होता है बिटवीन द इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन हर पर्सन की, चाहे वो इंडिविजुअली काम कर रहा है चाहे वो एक ग्रुप के साथ काम कर रहा है, और ये हेल्प करता है आगे टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन गोल। फॉर एग्जाम्पल हम इन अ फॉर्मल वे जो है वो एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये हमारा सबसे पहले सीईओ है, फिर ये हमारा एग्जीक्यूटिव है, ये हमारे एक हायरार्की सेट कर देते हैं। और उसके आगे नीचे लेबर आ जाएंगे, मैनेजर आ जाएंगे, जो है प्लांट मैनेजर आ जाएंगे, वो सब क्या करेंगे, एक हायरार्की डन करेंगे और वो अपना ग्रुप और अपना एज अ इंडिविजुअल जो है वो काम कर रहे होंगे, और वो काम किसकी तरफ लीड कर रहा होगा, एक ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है या उसका गोल है। ऑर्गेनाइजेशन नाउ स्ट्रक्चर कैन बी कंसिडर्ड एज एन और द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनोग्राम इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो कि आगे एक स्ट्रक्चर में मैं आपको डिफाइन करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑर्गेनोग्राम फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। For the similarity of the line of the authority of production department has been illustrated। इसमें हम देख सकते हैं कि दिस कैन बी जो है वो एचआर क्वालिटी में सर क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे कौन कौन है, मैनेजर प्रोडक्शन है, मैनेजर मटेरियल्स है, मैनेजर एचआर है, मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस है, मैनेजर मार्केटिंग है। और उस प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे कौन कौन है, सुपरवाइजर ऑफ द टैबलेट सेक्शन, वो हमने मैनेजर अलग बना दिया, सुपरवाइजर ऑफ द लिक्विड सेक्शन हमने अलग बना दिया, पेरेंटल केयर सेक्शन का हमने सुपरवाइजर या मैनेजर अलग बना दिया, और कैप्सूल और ऑइंटमेंट का भी इस तरह हमने क्या किया, अलग अलग मैनेजर बना दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे जो वर्क फोर्स है वो डिवाइडेड हो गई, और हर सेक्शन का हमने एक एक मैनेजर बना दिया, जो कि एक क्या करेगा, इन अ कंट्रोल्ड वे जो होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर होगा उसको कंट्रोल कर रहा होगा। यानी हर पर्सन जो है वो एक दूसरे को आंसरेबल होगा अपने इमीडिएट सीनियर से, अपने इमीडिएट बॉस से। फॉर एग्जांपल जो हमारा सुपरवाइजर फॉर द टैबलेट सेक्शन होगा उसका इमीडिएट बॉस कौन होगा, मैनेजर प्रोडक्शन, और मैनेजर प्रोडक्शन का इमीडिएट बॉस कौन होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा एमडी, उसका बॉस कौन होगा, सीईओ ऑफ द कंपनी होगा। तो ये क्या है, एक हायरार्की सेट कर देते हैं इन अ फॉर्मल और इन एनी इनफॉर्मल वे, जिससे हमारे जो ऑब्जेक्टिव और द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अचीव होता है। देन हम बताते डिफाइन करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, कि फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो होते क्या है। सो एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, हम पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता क्या है, जो अभी हमने पढ़ा। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, इज द लाइन और डायग्राम चैट आउटलाइंस दी, क्या आउटलाइन करता है वो, आउटलाइंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, grouping of the position into the specific units, reporting relationship, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा होगा उसकी रिलेशनशिप सेट करता है, फ्रॉम द लोअर लेवल एंड द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, कौन किससे आंसरेबल होगा, कौन किससे आंसरेबल नहीं है, कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसके ऊपर काम करेगा। तो ये सारा इन आ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो इन ऑर्गेनोग्राम जो है, ऑर्गेनोग्राम जो है वो डिफाइंड होता है। The structure representative provide visual map of the chain of command and hierarchy.
The chain of command is the line of authority that links each employee with the top organization position through a managerial position of each successive layer of between. Organogram thus helps worker to identify their supervision at the trace of the line of authority through the organization all the way on the top positions. Organization may be either in a formal structure or in an informal structure. तो पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर को. फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है? द वर्ड फॉर्मल रिफ्लेक्ट डिजाइन बाय मैनेजमेंट. यानी क्या होता है? ये हमारी जेडी में, हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिखा होगा, और वो क्या करेगा? ऑलरेडी वेल डिफाइंड होगा विया द मैनेजमेंट और द ऑफिशियल, यानी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखा होगा कि कौन किसके अंडर काम कर रहा होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, और वो क्या होगा? वो एक ऑफिशियल इन अ फॉर्मल वे वो फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी से भी सवाल कर सकता है, और जो है वो इनफॉर्मल वो स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें एक पूरी हायरार्की सेट नहीं होती, और एज अ ग्रुप ऑफ फेलोज जो है वो इन अ कोऑर्डिनेटेड वे और इन अ अनकोऑर्डिनेटेड वे जिसको जो काम मिल जाए वो कर रहा होता है, तो वो एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है. फॉर्मल स्ट्रक्चर में सबका जॉब डिस्क्रिप्शन, सबका वर्क डिफाइंड होता है, और वो सब अपने अपना काम प्ले कर रहे होते हैं. इन द कंटेक्स्ट इन द फॉर्मल स्ट्रक्चर पॉलिसीज रूल्स एंड प्रोसीजर एंड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड करते हैं कि उनका क्या क्या एक्शन होगा और उन्हें क्या सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में क्या रोल प्ले करना है. Formal organization clearly specify job for each and every member of the worker and thus are durable and planned. तो ये क्या होता है? ड्यूरेबल होता है और प्लान होता है. कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता. इन अ फॉर्मल, इन ऑफिशियल वे सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे होंगे इन एन ऑर्गेनाइजेशन. दे आर relatively inflexible because of their emphasis on order. यानी हम ये नहीं कर सकते कि हम एक ऑफिशियल हायरार्की को जो है वो सब बायपास कर दें. इन अ प्रोफेशनल वे आपको कभी भी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है वो कभी भी बायपास नहीं करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, यानी आपको मसला जो है वो फॉर एग्जांपल टैबलेट सेक्शन के सुपरवाइजर से है, बट आप जाकर डायरेक्ट जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर को उसकी शिकायत लगा रहे हो, तो दिस इज दी बायपास ऑफ द हायरार्की. इनफॉर्मल में हम इस तरह कर सकते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर में हम बिल्कुल भी इस तरह नहीं कर सकते. आगे आ जाता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. हम इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है. अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप इज नॉट रिक्वायर्ड और एस्टैब्लिश्ड इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई जॉब डिस्क्रिप्शन, कोई वेल डिफाइंड उनका रोल डिफाइंड उनको नहीं बताया गया. इन सच स्ट्रक्चर नेटवर्क और पर्सनल रिलेशनशिप अराइजेस स्पॉन्टेनियसली. यानी जो काम कर रहा है वो बाबा उसी को काम किया जाएगा. भाई ये मेरा फेवरेट बंदा है, ये काम कर देगा जल्दी से, मैं इसी को काम दे देता हूँ. सो क्या होता है इसमें? एज पीपल एसोसिएट विद ईच अदर, और जो जिसको काम कह दिया वो उसको काम करेगा, कोई आगे काम देते रहेगा, और इन इनफॉर्मल वे, इन अनऑर्गेनाइज्ड वे जो काम होगा वो हो रहा होगा. The informal organization are loosely organized, flexible, ill-defined, and spontaneous, and the organization can be converted into formal ones when the relationship and activities are defined and structured. यानी फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, बट वो आपका स्टार्ट जो है वो बहुत इनफॉर्मल था, तो अब आप उस फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉर्मल में कन्वर्ट कर दें, और आप अपने पर्सनल्स की जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दें, उनकी बता दें कि कौन किसको आंसरेबल होगा, हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की क्या हायरार्की फॉलो की जाएगी, और उसी के मुताबिक जो है वो सब काम कर रहे होंगे. आई होप कि जो पार्ट 1 ऑफ दी जो है हमारे सेशन का जो है ऑर्गेनाइजिंग आपको काफी अच्छा समझ आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. एंड आज जो हमने पढ़ा वो था ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, हमने स्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव पढ़े, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज पढ़ी, क्लस्टरिंग ऑफ द एक्टिविटीज और द डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ी, डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, प्रोविजन ऑफ कोऑर्डिनेशन, और हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिलेशनशिप कैसा होता है और फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं. आगे जो है वो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिपार्टमेंटलाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and thank you so much for your attention. Allah Hafiz. And before going, please subscribe to my channel and share this lecture with your fellows. Thank you so much.